क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। 1 से लेकर 20 प्रश्न को सॉल्यूशन सहित इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देख लीजिए, इस तरह से पूरा सॉल्यूशन मैंने तैयार आपके लिए कर रखा है। पूरा वीडियो लास्ट तक बने रहें। आप 5 मार्च के दिन आपको एग्ज़ाम हॉल में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आपका पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, तो इसकी जो आवश्यकता हो क्या है, अधिकार है। दूसरा है 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है, तो इसको 42वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। तीसरा है जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन किस समानता की मांग करता है, तो ये सामाजिक समानता की मांग करता है। चौथा है सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है, तो किसको घोषित किया गया, किस में किया गया है, अनुच्छेद 17 में घोषित किया गया है। पांचवा है भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया था, तो यह 26 नवंबर 1949 को घोषित किया गया। और हिंद स्वराज पुस्तकें के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हैं, महात्मा गांधी हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे, तो पहले का डी रहेगा, दूसरे का आपका ए वाला सही रहेगा, तीसरे का भी आपका ए रहेगा, जो चौथा है आपका 20 का सही रहेगा, पांचवे का आपका इसमें सी रहेगा और छठे का आपका ए रहेगा। तो अच्छे से कंप्लीट करें और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न में हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पहला है राज्यसभा एक डेढ़ सदन है, तो ये क्या है, एक स्थायी सदन है, तो स्थायी हम इसमें भर लेंगे। दूसरा है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक डेढ़ से, तो कौन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला है जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें डेडेस कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, मतदाता कहा जाता है। अगला है दल बदल को प्रभावी बनाने हेतु 2003 में डेडेस संवैधानिक संशोधन किया गया, तो कि इसमें 91 में संशोधन में किया गया है। अगला है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति डेडेस थी, तो कौन थी, प्रतिभा पाटिल। अगला है शिक्षा डेडेस सूची का विषय है, तो यहाँ जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है, तो यहाँ आपका समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही भर दिया है ताकि आप आसानी से कम समय में अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगला प्रश्न सत्य लिखिए। तो पहला है प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। दूसरा है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, तो ये भी आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया, तो ये आपका क्या रहेगा, असत्य रहेगा। असत्य किस कारण से रहेगा, क्योंकि 1950 की जगह पे यदि 1948 आए तो आपको सत्य इसको कर देना है। अगला है भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है, तो ये भी आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा।
अगला है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटने के लिए 2 सूचियों का उल्लेख मिलता है, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि इसमें 2 सूची नहीं है बल्कि कितनी है, 3 है। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है 3 सूची। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक हम करेंगे। तो पहला आपका इसमें ट्रू रहेगा, दूसरा भी, और जो तीसरा है आपका वो इसमें आपका फॉल्स रहेगा, और जो चौथा है आपका ट्रू है। इसी तरह से आपका यहाँ पे 5वां भी है, और ये वाला छठा भी आपका क्या रहेगा, इसमें फॉल्स रहेगा। तो समझ में अच्छे से आपको आया होगा, कंप्लीट भी अच्छे से कर लेना है सभी प्रश्नों को। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जिसमें आपको सही जोड़ी लिखनी है। पहली जोड़ी है राज्य पुनर्गठन आयोग, तो 1953 में हुआ था। दूसरा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, तो अनुच्छेद 1 में है। और बलवंत राय मेहता समिति, तो इसकी जोड़ी रहेगी त्रिस्तरीय पंचायत। चौथी है स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत, कौन सा है, नारीवाद है। और भारतीय नागरिकता, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, तो ये 5वीं। और राज्य के तत्व तो 4 होते हैं। और भीष्म सहनी का उपन्यास तमस, क्या रहेगा, तमस, इसका आंसर आपका रहेगा, तो ये आपकी 7वीं जोड़ी हो जाएगी, तमस। यहाँ से चलिए नंबर हम डाल लेंगे। तो ये वाली दूसरी जोड़ी, पहली आपकी ये जोड़ी रहेगी, चौथी, तीसरी, 5वीं जोड़ी रहेगी ये वाली, 7वीं, और ये 6ठी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है बास्क कहाँ का क्षेत्र है, तो ये स्पेन और फ्रांस के बीच का क्षेत्र है, तो यहाँ पे हम भर लेंगे स्पेन और फ्रांस के बीच का क्षेत्र। अगला है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका रहेगा आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है के द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला है हनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कौन सी पुस्तक में किया है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी पुस्तक में किया गया है। कौन सी पुस्तक में, ऑन लिबर्टी पुस्तक में किया गया है। अगला है आपका भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली है, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला इंटरनेट का उपयोग करने वालों को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, तो यूज़र कहा जाता है, यूज़र, या फिर आप लिख सकते हैं नेटिजन। तो चलिए नेटिजन भी हम यहीं पे नोट कर लेते हैं, नेटिजन।
जन, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप यहाँ से बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलें, क्योंकि पीडीएफ में हम इनके उत्तर पढ़ेंगे। तो एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे प्रश्नों का। और यहाँ से भी आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। और लगातार आपको मॉडल पेपर यूट्यूब पे दे रहे हैं। इसके अलावा ऐप पर भी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। 100% आपके क्वेश्चन आने वाले ऐप पर आपको दिए जा रहे हैं। यदि आपने ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से आप ऐप के साथ जुड़ें और मॉडल पेपर आप प्राप्त करें। तो चलिए अब हम हमारे जो सॉल्यूशन है उसको समझ लेते हैं। तो ये आपका छठा प्रश्न है। यहाँ से संघवाद का अर्थ लिखना है आपको। तो संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें संविधान के अनुसार शासन की शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है तथा दोनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। तो क्या है यह संघवाद? यह एक प्रणाली है जिसमें संविधान के द्वारा क्या है, शक्तियों और केंद्र राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। तो ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, कंप्लीट कर लेना है। अगला है संघ सूची किसे कहते हैं? तो संघ सूची संविधान की वह सूची है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं और जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है। तो यह जो सूची है संघ सूची क्या है? संविधान की सूची है जिसमें राष्ट्रीय का महत्व विषय शामिल होता है और जिन पर क्या है, कानून बनाने का केवल अधिकार केंद्र सरकार को ही होता है। अब यहाँ से आपका सातवां जो प्रश्न है, सातवें प्रश्न में राजनीतिक अधिकार क्या है ये आपको बताना है। 2 तो राजनीतिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है मत देने का अधिकार, दूसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार, तीसरा है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। तो क्या है? मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। इसी तरह से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। और अगला है मौलिक अधिकार, लिखिए कोई 2। तो मौलिक अधिकार निम्न है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्या है? मौलिक अधिकार हैं। आपका 8वां है भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है? राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर यह आधारित है, जिसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। यहाँ से अथवा है भारतीय संविधान की 2 विशेषता लिखिए। तो भारतीय संविधान की 2 विशेषता निम्न है। पहला है यह विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। कैसा है ये? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और दूसरा कि इसमें संघात्मक व्यवस्था है। तीसरा कि इसमें मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था है। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। यहाँ से हम 9वां प्रश्न पढ़ेंगे, नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो नाम मात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसके पास वास्तविक शासन शक्तियाँ नहीं होती हैं, जो केवल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करती है, जैसे भारत में राष्ट्रपति। तो क्या है? नाम मात्र की वह कार्यपालिका है जिसके पास वास्तविक शासन की शक्तियाँ नहीं होती है, केवल संवैधानिक शक्तियों के रूप में ही यह कार्य करता है। उदाहरण भी यहाँ पे है, जैसे भारत में राष्ट्रपति कार्य करते हैं। और कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। क्या है यहाँ? कार्यपालिका शासन का एक अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून को लागू किया गया है उसी पर कार्य करते हैं और प्रशासनिक कार्यों का चलन भी करता है। 10वां है धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जिसमें राज्य किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देता है और सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करता है। तो इसमें क्या है?
यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण यानी कि सुरक्षा नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों को यह समान सम्मान देता है। ऐसा नहीं है कि जो विशेष है उसी को ही यह महत्व देता है, बल्कि सभी को यह बराबर सम्मान देता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होना। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अपने धर्म के प्रति स्वतंत्रता, एक तरह से आज़ादी मिलना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का पूरी तरह से इसमें स्वतंत्र अधिकार मिला है, यानी कि छूट मिली है। अगला है जनहित याचिका क्या है। तो जनहित याचिका वह याचिका है जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा समाज के व्यापक हित से संबंधित मामलों में न्यायालय में दायर की जाती है। इसका उद्देश्य गरीब, कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय दिलाना है। तो जनहित याचिका का क्या उद्देश्य है? यह किसी व्यक्ति, किसी व्यवस्था के द्वारा क्या है, समाज के हित से संबंधित मामलों में क्या करती है, न्यायालय में दर्ज कराती है। जो शिकायतें होती हैं उनको यह दर्ज कराने का कार्य करती हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? जो गरीब लोग होते हैं, कमज़ोर, जो किसी जो वंचित वर्गों से होते हैं, जो किसी व्यवस्था से इनसे वंचित होते हैं, उन लोगों को न्याय दिलाना इसका कार्य है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 2 विशेष योग्यता आपको बतानी है। तो न्यायाधीश भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? भारत का जो न्यायाधीश है वो क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरा, इसे कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका होना चाहिए। कितने? कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, वो उस तरह का न्यायाधीश होना चाहिए। ये योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें, भरोसा रखें, एक भी प्रश्न आपका इसमें से आउट नहीं रहेगा। 6 सेट आपको दूंगी, इसी तरह से फुल सोल्यूशन के साथ 6 सेटों को आपको अच्छे से पढ़ना है। 12वां है RTI क्या है। RTI क्या है? तो RTI अर्थ सूचना का अधिकार है। इसके अंतर्गत नागरिकों को सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। इसमें शासन में पारदर्शिता बढ़ती है। तो ये इसका क्या अर्थ होता है? RTI का यहाँ क्या है? अधिकार। इसका जो अर्थ होता है वो क्या है? एक सूचना का अधिकार है, जिसके अंतर्गत क्या है, नागरिकों को सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ से हम समझेंगे कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं। तो भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि इसमें समय और परिस्थिति दोनों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। यह समाज की बदलती आवश्यकता के अनुरूप है। तो क्यों है? क्योंकि इसमें समय और परिस्थिति दोनों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है और समाज की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप यहाँ अदला बदली इसमें हो जाती है। 13वां संविधान क्या है? तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और राज्य की संरचना का वर्णन होता है। तो समझ गए होंगे आप कि संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें शासन प्रणाली और नागरिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य की संरचना का वर्णन होता है। 13वां है लचीले संविधान का अर्थ लिखिए। तो जिस संविधान में संशोधन सरल प्रक्रिया द्वारा किया जा सके उसे लचीला संविधान कहते हैं। अगला है संविधान में प्रश्न काल से क्या तात्पर्य है। तो प्रश्न संसद की कार्यवाही का वह समय होता है जब संसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। इससे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। तो क्या है प्रश्नकाल की? इसमें कार्यवाही का समय होता है जब मंत्रियों के द्वारा इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अगला है साधारण विधेयक किसे कहते हैं। तो जो विधेयक सामान्य कानून से संबंध होता है और धन विधेयक नहीं होता है उसे तो साधारण विधेयक कहते हैं। जिसके पास पैसे नहीं होंगे, किसी का सहारा नहीं होगा, वो क्या है? साधारण है। तो बहुत ही आसान और सरल है। 15वां है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत राज्य शासन, सत्ता और अधिकारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह राजनीतिक विचारों को समझने में सहायक होता है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें राज्य शासन, सत्ता और अधिकार का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। यह राजनीतिक विचारों को समझने में मदद करता है।
15वां है हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें लोकतंत्र, अधिकारों और कर्तव्य की समझ देता है। इससे नागरिक चेतना का विकास होता है। तो क्या होता है, लोकतंत्र और अधिकार कर्तव्य के बारे में हम समझ सके और हमें चेतनाएं मिले, इसके लिए हम इसको पढ़ते हैं और विकास में भी यह मदद करता है। 16वां है राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर की आलोचना लिखिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर की राष्ट्रवाद पर आलोचना के 4 बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है, टैगोर ने राष्ट्रवाद को मानवता के विरोध माना है। किसके विरोध? मानवता के। दूसरा, इन्होंने राष्ट्रवाद को हिंसा और युद्ध का कारण बताया। तीसरा, उनके अनुसार राष्ट्रवाद इस स्वार्थ की भावना को बढ़ाता है। किसकी भावना को? स्वार्थ की भावना को बढ़ाता है। हिंसा और युद्ध का कारण भी इन्होंने बताया है और वे विश्व बंधुत्व और मानव एकता के समर्थक थे। तो अच्छे से 1-2 बार और आप पढ़ लेना, अच्छे से कंप्लीट आप कर पाएंगे इसको। अगला है राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के अधिकार के 4 अर्थ हैं। पहला, राष्ट्र को अपना शासन स्वयं चुनने का अधिकार होना चाहिए और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और बाहरी नियंत्रण से मुक्ति का अधिकार होना चाहिए और अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं हम किसी कार्य को कर सकें। तो क्या करेंगे? अपना शासन स्वयं चुनेंगे, स्वतंत्रता को स्वयं ही प्राप्त करेंगे और जो बाहरी नियंत्रण है उससे मुक्ति प्राप्त हम कर सकेंगे और अपने भविष्य का निर्माण भी हम स्वयं कर सकेंगे। तो अच्छे से समझ में आपको आया होगा। 17वां है चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। तो चुनाव आयोग के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। दूसरा है मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा है चुनाव आचार संहिता लागू करना और चुनाव परिणाम घोषित करना। तो काफ़ी आसान और सरल है आपके लिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करेंगे, मतदान सूची तैयार करेंगे, चुनाव में आचार संहिता को लागू करेंगे और चुनाव परिणाम घोषित करवाना, ये सब कार्य इसके अंतर्गत होता है। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समझाइए। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वह चुनाव प्रणाली है जिसमें किसी राजनीतिक दल को प्राप्त मतों के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य मतों की बर्बादी को कम करना है और अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से 18वां है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। तो हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता के 4 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। दूसरा है नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा है अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखने के लिए और अनुचित एवं चौथा क्या है कि अनुचित एवं सामाजिक व्यवहार को रोकने के लिए। अगला है स्वतंत्रता का महत्व लिखिए। तो स्वतंत्रता का महत्व निम्नलिखित है। पहला, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। तीसरा है नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। चौथा है आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता का विकास होता है। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो ये यहाँ से अच्छे से आप कंप्लीट करें। और ये 19वां प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ लिखिए। तो इसकी पहली विधि है जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा और प्राकृतिकीकरण द्वारा क्या है, नागरिकता विधि हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है नागरिक एवं विदेशी में अंतर लिखिए। तो नागरिक एवं विदेशी में अंतर निम्नलिखित है। पहला, नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, विदेशी को नहीं होता है। नागरिक देश का स्थायी सदस्य होता है, जो विदेशी है वो अस्थायी होता है क्योंकि वह तो कुछ समय के लिए आता है। तीसरा, नागरिक संविधान के प्रति निष्ठावान होता है और विदेशी मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो समझ गए होंगे आप, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। 20वां है आपका समानता का अधिकार एवं महत्व, आपको इसमें बताना है। तो समानता का अर्थ सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करना है। और समानता का महत्व निम्नलिखित है। पहला है सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। दूसरा है भेदभाव और असमानता समाप्त होती है। तीसरा है लोकतंत्र मजबूत होता है। तो अच्छे से कंप्लीट करें, 1-2 बार आप अच्छे से पढ़िएगा इनको। और ये यहाँ पे चौथा है समाज में समान अवसर उपलब्ध होता है।
यहाँ से हम अथवे की तरफ बढ़ेंगे तो अवसरों की समानता को समझाइए। तो अवसरों की समानता का अर्थ है सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होना। दूसरा है रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होना। तीसरा है योग्यता के आधार पर चयन होना। तीसरा है सामाजिक असमानता में कमी आना। तो समझ गए होंगे आप, रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराएंगे, योग्यता के आधार पर चयन होगा और सामाजिक असमानता में कमी आएगी। अब ये 21वां है, मौलिक अधिकारों का महत्व लिखिए। तो इसके जो महत्व है निम्नलिखित है। पहला, मौलिक अधिकार नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। दूसरा, ये सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करते हैं। तीसरा, ये सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना में सहायक होते हैं। चौथा, मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सुदृढ़ बनाते हैं और ये नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको अच्छे से कंप्लीट करें। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ से है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखिए। तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ये यहाँ से कंप्लीट करें। ये न्याय के सिद्धांत, तो इसके निम्नलिखित सिद्धांत है। सामाजिक न्याय, समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार देना। आर्थिक न्याय, धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण है। और राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना। और विधायक न्याय, कानून के समक्ष सभी को समानता देना। और नैतिक न्याय, नैतिक मूल्यों और मानवता पर आधारित न्याय। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा इनको, 1-2 बार आप पढ़ लीजिए। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता रही हूँ। ये यहाँ से जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को समान मूल स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं तभी स्वीकार है जब वे कमजोर वर्ग के हित में हो। तीसरा, अवसर की समानता सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। चौथा है, न्याय निष्पक्षता और समानता पर आधारित होना चाहिए। और समाज की संस्थाएं सबसे कमजोर वर्ग के कल्याण की प्राथमिकता दें। ये यहाँ से आपका 23वां है, स्थानीय स्वशासन का अर्थ है महत्व लिखिए। तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय स्तर पर चुनी गई संस्थाओं द्वारा शासन करना है। इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला, इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। दूसरा है, जनता को प्रशासन में भागीदारी बढ़ती है। तीसरा है, स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान होता है। और चौथा है, प्रशासन अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनता है। और पांचवा है, ग्रामीण एवं नगरीय विकास को बढ़ावा मिलता है। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनको, 1-2 बार अच्छे से पढ़ना है आपको। भरोसा रखें, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं रहेगा, पूरे क्वेश्चन आपके इसमें से रहेंगे। जितनी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ आप कंप्लीट करते चलें। और ग्राम पंचायत के कार्य हम पढ़ेंगे। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, ग्राम के विकास से संबंधित कार्यों का संचालन करना। दूसरा, स्वच्छता, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना। तीसरा, सड़कों, प्रकाश एवं नालियों का निर्माण करना और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। और ग्रामवासियों के हितों की रक्षा करना। तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या क्या होता है कि गांव में व्यवस्था, विकास हो, विकास का संचालन करेंगे। स्वच्छता, साफ सफाई, पीने का जो पानी है, स्वास्थ्य से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उनको गांव में लागू करवाना। सड़क का निर्माण करना, सड़कों पर लाइटों का उपलब्ध करवाना, नालियों का निर्माण करवाना ताकि जो पानी है वो नालियों के द्वारा बहे। और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो, यानी कि जितनी भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनका हमें प्रचलन करना चाहिए। और ग्राम वासियों की हित की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो ये तो काफ़ी आसान है, आप सभी देखते भी हैं, तो इसका आंसर तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको राजनीति शास्त्र का सेट ए बताया है, अगले वीडियो में सेट बी, इसी तरह से फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपको देखना है अच्छे से, सभी वीडियो को देखें और एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से करें।